हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा डेली टॉप 50 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आज है आपका टेस्ट नंबर 5। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? प्लासी का युद्ध किस तारीख को हुआ था? आप सभी जानते हो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ईयर आपको पता है कि 1757 में हुआ था। अब आपको बताना है किस तारीख को हुआ था। किस तारीख को हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के प्रथम संधि कब हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद का दो संधि फेमस है, प्रथम संधि और द्वितीय संधि। आपको बताना है प्रथम संधि कब हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 12 अगस्त कब? 1765। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। अगर वहीं पे दूसरी संधि का बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 16 अगस्त 1765। अब ये तारीख इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक 12 अगस्त है एक, और दूसरा है 16 अगस्त। ये दोनों अलग अलग संधि है, प्रथम संधि इलाहाबाद का और इलाहाबाद का दूसरा संधि। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि जो अभी आपने देखा 12 अगस्त 1765 को हुआ था, ये किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? तो ये क्लाइव और इसमें एक कौन था? क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो मुगल राजा था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज की तरफ से, इन दोनों के बीच में हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि। और वहीं पे इलाहाबाद की दूसरी संधि का बात करें तो ये किनके बीच हुआ था? तो एक तो इसमें क्लाइव था, ठीक है, और दूसरा कौन था? अवध का नवाब था, ठीक है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ये कौन था? अवध का नवाब। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूजन होता है इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि में। अगला क्वेश्चन है, बनारस की प्रथम संधि कब हुई थी? बनारस की प्रथम संधि कब हुई थी? तो बनारस की प्रथम संधि 1773 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनारस की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी? बनारस की प्रथम संधि किनके बीच हुई थी? 1773 में हुई थी। तो एक हो गया अंग्रेज की तरफ से कौन? हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स अंग्रेज की तरफ से। और किनके बीच हुआ था? और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, ठीक है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज की तरफ से हेस्टिंग्स, इन दोनों के बीच में बनारस की प्रथम संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बनारस की द्वितीय संधि कब हुई थी? बनारस की द्वितीय संधि कब हुई थी? देखो, ये सारा क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए डाला है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, एग्जाम में आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। इलाहाबाद का प्रथम द्वितीय आपने देख लिया, डेट सहित आपको याद रखना है। बनारस का प्रथम आपने देख लिया 1773 में हुआ है। तो बनारस की द्वितीय संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1775 में, ठीक है। और किनके बीच हुई थी? तो एक तरफ तो अंग्रेज था, चलो मैंने बता दिया, एक तरफ अंग्रेज था, दूसरी तरफ कौन था? और अंग्रेज की तरफ से कौन? तो 1775 में भी अंग्रेज की तरफ से हेस्टिंग्स ही होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ से कौन था? बनारस का राजा कौन था उस वक्त? बनारस का राजा चेत सिंह, ठीक है, बनारस का राजा चेत सिंह। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बनारस किंग, ठीक है। बनारस का राजा चेत सिंह और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में हुआ था बनारस की द्वितीय संधि, जो 1775 ईस्वी में हुई थी। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ फैजाबाद। फैजाबाद के संधि के रूप में भी
बनारस की द्वितीय संधि को जानते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया था? स्टोरी मैंने आपको बताया हुआ है कैसे क्या हुआ था। अब आपको बताना है मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब कब बनाया। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को कब बनाया था बंगाल का नवाब? कब बनाया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद ही बनाया था, ये तो क्लियर है। ठीक है, तो 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया था। ठीक है, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बनाया गया था 1757 ईस्वी में। ठीक है, तो 1757 से 1760 ईस्वी तक कौन रहा? मीर जाफर। फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया गया 1760 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बर्खास्त कर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब कब बनाया? तो यहां से पूरा आपका जो टाइम सीरीज है वो पूरा हो गया कि सबसे पहले मीर जाफर, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफर। ठीक है, तो मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः कब बनाया था? कब बनाया था? 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीर कासिम कब से लेकर कब तक बंगाल का नवाब रहा था, तो 60 से 63। ठीक है, और 63 में फिर से मीर जाफर को बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? अब आपको यह पता होना चाहिए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था। तो बक्सर का युद्ध बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। 1764 ईस्वी में हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज के तरफ से सेनापति कौन था? कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 1764 ईस्वी में कौन हो सकता है? 63 में ही मीर जाफर को बना दिया गया है, तो मीर जाफर होगा। ठीक है, देखो अगर आपका टाइम जो सीरीज है अगर वो क्लियर है तो फिर ये सब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। आप बिना रटे हुए इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अगर भारत पर आक्रमण का बात किया जाए तो जिस मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पहली बार आक्रमण किया था वह कहाँ के निवासी थे? कहाँ के निवासी थे? जल्दी बताओ, कहाँ के निवासी थे? तो वह अरब के निवासी थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया वह अरबी थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम, ये मीर कासिम नहीं है, ये मोहम्मद बिन कासिम है जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। और जिस वक्त आक्रमण किया था उस वक्त सिंध का राजा कौन था? यह भी आपसे पूछा जाता है। तो सिंध का राजा था दाहिर। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे दाहिर, इसको समझ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दाहिर के विरुद्ध। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में दाहिर के विरुद्ध। दाहिर उस वक्त सिंध का राजा था। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? वह प्रथम शासक कौन हुआ जिसने जजिया कर लगाया था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसी ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन और खजूर की खेती, इसको प्रचलन में लाया गया था अरबों के द्वारा। जब अरबों का आक्रमण हुआ तो इन्होंने ही सबसे पहले ये प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? सबसे पहले तो अरब ने आक्रमण किया, अब अरबों के बाद किसने आक्रमण किया था? तो अरबों के बाद तुर्कों ने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? अरबों के बाद भारत पर तुर्की ने आक्रमण किया। आपको बताना है प्रथम तुर्की कौन था जिसने आक्रमण किया। तो कौन था? वो था सुबुक्तगीन गजनी। क्या नाम था? सुबुक्तगीन गजनी। ठीक है, इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, सुबुक्तगीन गजनी ने किस भारतीय हिंदू शासक को पराजित किया था? सुबुक्तगीन गजनी ने किस हिंदू राजा को पराजित किया था जब इसने भारत पर आक्रमण किया था? किसको किया था? तो सुबुक्तगीन गजनी ने भारत का जो राजा था उसका नाम था जयपाल। क्या नाम था? जयपाल। ठीक है, तो जयपाल को सबसे पहले पराजित किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जब महमूद गजनवी द्वारा 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया, इस दौरान गुजरात का शासक कौन था? महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये सब आसान क्वेश्चन है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन दोनों आसान है, बहुत बार आपने पढ़ लिया। अब बताओ उस वक्त गुजरात का शासक कौन था? कौन था गुजरात का शासक? गुजरात का शासक था भीम प्रथम। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। आपको बताना है इस आक्रमण का समय काल क्या था, यानी कब से लेकर कब तक इसने 17 बार आक्रमण किया था। तो इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन लूटना या साम्राज्य की स्थापना? महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था धन लूटना। साम्राज्य की स्थापना कभी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं रहा था। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के लेखक का आगमन भारत में किसके साथ हुआ था? अब ये क्वेश्चन आसान होते हुए भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन छुपा हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे जाने लगे। अब आपको पहले बताना है किताब उल हिंद के लेखक कौन है। अगर आपने वो बता दिया तो फिर आपको दूसरा आंसर करना होगा वह किसके साथ भारत आया था। तो किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी ये हो गया लेखक किताब उल हिंद का। अब बताओ अल बरूनी किसके साथ आया था? अब थोड़ा सा आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन। तो अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये था महमूद गजनवी। ठीक है, गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? गौरी ने, गजनवी के बाद गौरी आया, तो गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया गया था? कब किया गया था? 1175 ईस्वी में इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था।
अगला क्वेश्चन है, पहली बार सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक द्वारा बनवाए गए थे? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति किस मुस्लिम शासक ने बनवाया था? तो ये गोरी ने ही बनवाया था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, महमूद गोरी नहीं, मोहम्मद गोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी किसका दास था? बख्तियार खिलजी किसका दास था? बख्तियार खिलजी किसका दास था? तो यह मोहम्मद गोरी का दास था। किसका था? मोहम्मद गोरी का दास था बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? मोहम्मद गोरी का अपना कोई संतान नहीं था। इसके मृत्यु के पश्चात इसका जो साम्राज्य था उस पर 3 गुलामों का नियंत्रण हुआ। आपको बताना है उन तीनों का नाम। क्या नाम था इनका? नाम था यल्दौज, कुबाचा और एक और था। क्या नाम था? ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप सभी ऐबक को जानते हो, ऐबक फेमस था। ठीक है, भारत पर इसने अधिकार जमाया। यल्दौज और कुबाचा जो था यह सब रह गया दूसरे प्रांत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक में महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? किस चीज में? तो कुश्ती में। जल्दी बताओ, कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी साक्षी मलिक। क्या नाम था? साक्षी मलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई होने वाली प्रथम भारतीय महिला। जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई होने वाली प्रथम भारतीय महिला। जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कौन थी? ये थी दीपा कर्माकर। क्या नाम था इनका? इनका नाम था दीपा कर्माकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला। ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मैंने भी आपको बहुत बार पढ़ाया। कौन थी? ये थी नीता अंबानी। नीता अंबानी पहली भारतीय महिला हुई जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य बनी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? रीना कौशल धर्मशक्तु। क्या नाम है? रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, रीना कौशल धर्मशक्तु ये प्रथम भारतीय महिला हुई जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, 7 समंदर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? 7 समंदर तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला ये थी बूला चौधरी। ठीक है, बूला चौधरी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी अमृता प्रीतम।
अमृता प्रीतम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? कब दिया गया था? ये दिया गया था 1966 में। 1969 में। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। इसको याद रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन लोगों को होता है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से चालू हुआ। अब आपको बताना है कि दूसरे भारतीय कौन हुए जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलो प्रथम मैं बता देता हूँ। प्रथम कौन थे? ये थे अमर्त्य सेन। ठीक है। अमर्त्य सेन पहले भारतीय हुए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र में। क्लियर। अब आपको बताना है दूसरे व्यक्ति कौन थे। चलो मैं थोड़ा सा और हिंट देता हूं, अभी हाल ही में मिला है। अब आपके दिमाग में ये अटक जाएगा। क्या नाम था? अभिजीत बनर्जी। ठीक है, अभिजीत बनर्जी। क्लियर। जिनको 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अभिजीत बनर्जी और उनके साथियों को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अभिजीत बनर्जी और उनके कुछ साथी थे, 3 लोगों को ये टोटल मिला था। ठीक है। तो आपको बताना है इन तीनों को किस चीज के लिए मिला था। अच्छा, ये 3 नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि इन तीनों का जो नाम था, एक तो सबसे पहले अभिजीत बनर्जी। ठीक है। और इनकी पत्नी एस्थर डुप्लो। ठीक है, एस्थर डुप्लो इनकी पत्नी थी। और दूसरे अमेरिका के एक दूसरे नागरिक थे, उनका नाम था माइकल क्रेमर। तो कौन कौन हो गए? 3 लोग, अभिजीत बनर्जी, इनकी पत्नी एस्थर डुप्लो और अमेरिकी मूल के माइकल क्रेमर। ठीक है। इन सभी को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2019 में। और किस कृति के लिए? तो इनका जो काम था वो था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन। क्या था? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन। ठीक है, ये इनका काम था। और इसी काम के लिए, यानी हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वैश्विक गरीबी उन्मूलन में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, इस काम के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थशास्त्र में एक टर्म होता है लेसेज फेयर, जिसका हिंदी अनुवाद अगर करें तो होता है अहस्तक्षेप का सिद्धांत, लेसेज फेयर। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। न्यास यानी ट्रस्टीशिप, न्यास सिद्धांत पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसको माना जाता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किनको माना जाता है? मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना, देखो अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल पूछा जाए कब से शुरू हुआ तो अलग होगा, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब से स्टार्ट हुआ अगर ये पूछा जाए तो आंसर आपका अलग होगा। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का यहाँ बात किया जा रहा है, और इसका स्टार्टिंग हुआ था 1894 में। वहीं पे अगर खेल पूछा जाता कब से आयोजन शुरू हुआ तो 1896 से होता। तो समिति की स्थापना किसके द्वारा? पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन। पियरे डी कुबर्टिन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की। कब? तो 1894 में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल कब से शुरू हुआ? 1896 से, और पहला खेल एथेंस में हुआ था। और पियरे डी कुबर्टिन कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? 1927 में आकर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थे दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। ठीक है, दोराबजी टाटा आप जानते हो, टाटा कंपनी के संस्थापक। ठीक है, यही थे कौन? प्रथम भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रथा कब प्रारंभ हुआ? ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रथा कब प्रारंभ हुआ? तो ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रथा 1928 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में शुभंकर की परंपरा कब से प्रारंभ की गई? ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा, शुभंकर यानी मैस्कॉट जो होता है, इसकी परंपरा कब से चालू हुई? तो शुभंकर की परंपरा 1968 से चालू हुआ है। ठीक है, 1968 इस वर्ष मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया था ओलंपिक खेल। ठीक है, और ओलंपिक खेल में जो मशाल जलाना अभी मैंने बताया 1928 में चालू हुआ था, ये एम्स्टर्डम में आयोजित हुआ था। ठीक है, वहाँ से ओलंपिक मशाल का शुरुआत हुआ, और शुभंकर का शुरुआत 1968 में हुआ एम्स्टर्डम में, सॉरी मैक्सिको सिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी, प्रथम भारतीय नहीं पूछा जा रहा है, जिसने भारत की तरफ से भाग लिया था, क्या नाम था? तो नॉर्मन फ्रीजर्ड। क्या नाम था? नॉर्मन फ्रीजर्ड। ठीक है, नॉर्मन फ्रीजर्ड ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया 1900 में भारत की तरफ से। ठीक है, तो ये एंग्लो इंडियन के रूप में ये फेमस थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में कब हिस्सा लिया? तो भारतीय टीम ने पहली बार ओलंपिक में 1920 में हिस्सा लिया था। कब लिया था? 1920 में। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो भारत ने ओलंपिक में अपना प्रथम टीम जो भेजा था वो 1920 में भेजा था, और इस बार का जो ओलंपिक आयोजित हुआ यानी 1920 का, वो एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल 6 भारतीय खिलाड़ी भेजे गए थे। क्लियर?
तो ओके गाइस, तो आज का 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है। आज के सेशन बस इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।